अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी उमेश अग्रवाल साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। जय सिया राम। जय श्री राम सर। सर आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया की। और जैसा कि आपने भी न्यूज़ देखी होगी डेफिनेटली कि यूक्रेन ने जो है वो ट्रांजिट जो है वो बंद कर दी है रशियन गैस के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस न्यूज़ को? और आगे आपको लग रहा है कि टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? आरजू जी देखिए, ये मसला 2019 में हुआ था कि रशिया ने यूक्रेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो ईयू को गैस सप्लाई करेगा 5 साल के लिए। ये करार 2024 में 31 दिसंबर 2024 में खत्म हो गया था। अब क्या था आपको मालूम है, यूक्रेन युद्ध से पहले, रशिया और यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप को 40% ऑफ गैस जो आती थी रशिया से यूरोप को जाती थी नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से। ठीक है, ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन एक ऐसा पाइपलाइन है जो रशिया से यूरोप को जाता था बाल्टिक सी समुद्र के नीचे से। सितंबर 2022 में इसको बताया जाता है कि अमेरिका ने इसको ब्लास्ट कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण यूरोप की गैस सप्लाई रुक गई थी। और आरजू जी अब ऐसा था कि कुछ सेकंड थ्रू एक और एक वे था कि वो गैस सप्लाई करते थे यूक्रेन को। यूक्रेन से फिर ये यूरोप जाती थी, ये ईस्टर्न यूरोप जाती थी। अब ये जो गैस सप्लाई है ये कंप्लीटली बंद हो चुकी है। देखिए 40% से 10% तो 2023 में हो गया था। अब ये 10% भी बंद हो गया क्योंकि यूक्रेन ने बोल दिया कि दे विल नॉट अलाउ रशियन गैस टू बी पासिंग थ्रू द टेरिटरी। कि रशिया अगर इसके थ्रू पैसे कमाता है तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये एक सोची समझी हुई बात थी कि ये जैसे ये करार खत्म होता है यूक्रेन अलाउ नहीं करेगा। और आपने देखा है रशिया ने भी बोल दिया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें जो गैस सप्लाई करनी है, जो 3-4 कंट्री उनसे लेते हैं, जैसे हंगरी लेता है, स्लोवाकिया लेता है, उनको उन्होंने टर्की के थ्रू जो टर्की स्ट्रीम पाइपलाइन है उधर से वो लोग सप्लाई कर दिया। तो नेट देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर गैस ना मिलने के कारण देखिए, ये जो महीना है, जनवरी का महीना, इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इन यूरोप। यूरोप के अंदर एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुके हैं। इसके कारण यूरोपियन इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है क्योंकि जैसे एनर्जी कॉस्ट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम, जो पैसा खर्च करने का जो इनकम होता है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी, जो गैस रशिया से यूरोप लेता था अब वही गैस वो अमेरिका से लेता है एलएनजी टैंकर्स में, और 3 गुना प्राइस दे के ले रहा है। तो आपने देखा है कि एनर्जी कॉस्ट उधर बहुत बढ़ी है और रशिया और लोगों के पास अब डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। इकोनॉमी रिसेशन में, यूरोप के अंदर एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। जर्मनी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, वो पिछले 3 तिमाही से वो रिसेशन में है। तो ये टाइम पे एक बहुत बड़ा सदमा है यूरोप के लिए। और एक चीज आपको मैं ये भी बता दूं कि कतर ने भी थ्रेटन किया है, अगर अपने नॉर्म्स, ह्यूमन राइट नॉर्म्स अगर हम पे थोपते हो तो हम भी आपको गैस देना बंद कर देंगे। सर इस वॉर से सिर्फ ये दो कंट्रीज का ही नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी वर्ल्ड में कई कंट्रीज का नुकसान हो रहा है और ये रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब आपको लगता है कि कहीं से कोई इसको रोक पाएगा? इसलिए कि सभी का, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कह लीजिए कोई भी कंट्री हो, सभी जो है इन वॉर्स की वजह से जो है मुश्किल में है। देखिए इस वॉर से किसको फायदा हो रहा है हमको पहले वो समझना पड़ेगा। फायदा हो रहा है अमेरिका को। जो गैस यूरोप लेता था रशिया से, मतलब समझ लीजिए 1 यूरो में लेता था, अभी 3 यूरो में ले रहा है। ठीक है, तो अमेरिका को तो अमेरिकन कंपनीज है, जो एनर्जी कंपनीज है, उनको तो फायदा ही है। ठीक है, सेकेंड रशिया को भी फायदा हो रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। डिमांड के कारण जो गैस के प्राइस है वो भी बढ़ गए, तो वो पाइपलाइन के थ्रू दूसरी जगह भेजता जा रहा है। तो रशिया को फायदा है, कतर को फायदा है। ठीक है, उसके अलावा सबको नुकसान है, भले वो चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, इन सबको नुकसान ही है। क्योंकि इन लोगों का, जैसे आपने बताया है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब हो चुके हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन आने से डिस्पोजेबल इनकम हमारी कम हो गई है। देखिए हमारा जो रुपया था, जो 81 82 था, अभी 85 प्लस हो गया, 86 के बाद चले गया है डॉलर के अगेंस्ट। और आपका भी जो पाकिस्तानी रुपी है
मेरे ख्याल से 300 के पास चले गया डॉलर के अगेंस्ट। तो ये सब कारण ऐसा होता है कि एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज पर। सर 275, 278, कभी 276, कुछ ऐसे ही कुछ चल रहा होता है डॉलर का हमारे यहाँ। लेकिन अमेरिका का ये आपने सही कहा कि क्योंकि उनके हथियार बिक रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि लोग लड़ते रहें। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है, हम भी उन्हीं से सामान लेते हैं, आप भी उन्हीं से लेते रहते हैं। कभी वो आपको चाइना से डराते हैं तो कभी वो पाकिस्तान से डराते हैं। तो ये चीज तो चल रही है। लेकिन अमेरिका के खुद के अंदर भी जो है सर वो चीजें बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, जो लोग वहां रहते हैं, कि बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। अमेरिका की अपनी हालत भी जो है वो खराब से खराब हो रही है, चाहे उसकी इकोनॉमी को ही लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए अमेरिका का एक ही सिस्टम है कि अगर मेरी उंगली कटती है और लोगों का हाथ कटता है तो चलेगा, इसमें कोलैटरल डिस्ट्रक्शन लोगों का ज्यादा है। तो अमेरिकन इकोनॉमी में पक्का फर्क पड़ रहा है, पर इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना हमको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अमेरिका का एक ही चीज है कि वो डॉलर छापता है, डॉलर सब जगह भेजता है। आज अमेरिका सिर्फ ये यूक्रेन वॉर इसके लिए कर रहा है ताकि वो डॉलर का जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है विश्व में बना के रख सकता है। देखिए आपको समझना पड़ेगा 195 कंट्रीज है वर्ल्ड में और 800 मिलिट्री बेसेस है। जो 800 मिलिट्री बेसेस है, ओवरसीज मिलिट्री बेसेस बता रहा हूँ, ये सिर्फ शोपीस के लिए नहीं होता है, दिस आर शो ऑफ पीस ऑफ स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा कि अमेरिका हमेशा थ्रेटन करता है, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो वो अपनी नेवल फ्लीट से कहीं से भी मिसाइल छोड़ सकता है और वो टारगेट पे लगते भी है। लोग डरते हैं अमेरिका से। और इस अमेरिका का जो सुपर पावर है, जो इसको अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म बोलते हैं, इसके कारण अमेरिका अपनी दादागिरी कर सकता है। और रशिया ने भी देखा कि जब अमेरिका कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूं। तो उसने भी क्या किया, यूक्रेन पे चढ़ाई कर दिया। अब रशिया और अमेरिका को दोनों को फायदा हो रहा है इस वॉर से, दोनों के वेपन्स बिक रहे हैं, दोनों की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। ठीक है, अमेरिकन इकोनॉमी में अमेरिकन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, पर अमेरिकन डीप स्टेट को फायदा हो रहा है। जैसे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अमेरिकन एनर्जी कंपनीज है, और इन कंपनीज में अमेरिकन हेज फंड्स ने ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लैक रॉक का, वैनगार्ड का, स्टेट स्ट्रीट का। इन लोगों का इन्वेस्टमेंट हर जगह है। तो सर सिर्फ डीप स्टेट का फायदा हो रहा हो और आम पब्लिक का ना हो रहा हो, तो क्या ये बात सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? उससे कंट्री को कोई नुकसान नहीं होता क्या? देखिए आरजू जी, ये जो डीप स्टेट है वो खुद अमेरिका का ही नहीं रहा। ठीक है, अमेरिकन कंपनीज है वो अमेरिका को खुद ही लूट रहे हैं। आपको मालूम है अफगानिस्तान में अमेरिका ने 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स खर्चा किया है, और इसको अगर बता दो तो 2260 बिलियन। ठीक है, मेरे ख्याल से एक बिलियन इज इक्वल टू 27,50,000 पाकिस्तानी रुपीज। इतना खर्चा किया है के अंदर। जो 2.03 ट्रिलियन है, 2000 बिलियन है, इन्होंने दिया है अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, उनकी जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो आप सोच लीजिए इतनी बड़ी धांधली की है इन्होंने, अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा मारा है। और इसको जस्टिफाई किया है उधर की मीडिया ने, उधर की जो वॉल स्ट्रीट के जो जर्नल्स है, इन लोगों ने इसको जस्टिफाई भी किया है कि इनको बताया कि अमेरिकन वॉर ऑन टेरर। ये अमेरिकन वॉर ऑन टेरर नहीं है, इट इज अमेरिकन एक्सप्लॉइटेशन ऑन इट्स ओन टैक्स पेयर्स टू कंटिन्यू वॉर इन अफगानिस्तान। और हर जगह ये वॉर करवाते जा रहे हैं, भले ही तो आपने सर देखी या मिडिल ईस्ट में हो या यूक्रेन में हो। अब रशिया भी अभी क्या सोच लिया, जब अमेरिका कर सकता है तो भाई मैं क्यों नहीं करूं। तो सर सबसे ज्यादा टेरर तो अमेरिका खुद ही फैलाता है, खुद ही सपोर्ट करता है, और फिर खुद ही बन जाता है कि जी हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ऐसी कोई और कंट्री नहीं है जो अमेरिका को जवाब दे सके आपके ख्याल से? ये कब तक मतलब ये अपने जैसे कहते हैं ना दादागिरी चलाता रहेगा? देखिए ये काम ब्रिटिश भी करते थे, यूके भी करता था विश्व युद्ध से पहले। पर आपने देखा है कि जैसे जैसे ओवर आप करते जाओगे, अति करते जाओगे, कहीं ना कहीं जाके आपके अंदर ही इंटरनल रिवोल्ट आएगा। ये जो चेंज आएगा मेरे हिसाब से इंटरनली अमेरिका के अंदर आएगा। वो कब आएगा हमें नहीं मालूम, बट अमेरिकन सोसाइटी में डीके चालू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे न्यू ईयर के दिन उधर टेरर अटैक्स हुए थे। ठीक है, लोगों जिस हिसाब से लोग मेक्सिको से अंदर आ रहे हैं, जिस हिसाब से वहां की इकोनॉमी चरमरा रही है जैसे आपने बताया है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर ही कुछ ना कुछ होगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि कोई एक बड़ा स्टेट बोलेगा मुझे अमेरिका से अलग होना है।
ये कब होगा हम नहीं बोल सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। पे बात चालू हो गई है, जैसे टेक्सास में बोलने लग गया है कि हम अमेरिका से दूर होना चाहते हैं, कैलिफोर्निया बोल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कभी ना कभी ये काम होने वाला है। एक रिकॉर्डिंग रोक लीजिए ना। जी जी। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो कहा था कि जब वो एज अ प्रेसिडेंट आ जाएंगे तो वो सबसे पहले जो है ये रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा देंगे, और इसराइल का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बोलना इजी है, बट बाइडेन ने ऐसा काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये वॉर रुकवाने में कम से कम साल भर लग जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है चार चौथे साल, और 3 साल ही काम कर सकते हैं। लास्ट ईयर तो इनको इलेक्शन कैंपेन में वापस उतरना पड़ता है। तो इतना इन्होंने इतना रायता फैला दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को समेटने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो डीप स्टेट तो अपना काम कर चुका है कि उन्होंने इतना रायता फैला दिया, जैसे मिडिल ईस्ट में रायता फैला दिया है। हर जगह वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे अपना ये बैकयार्ड में देखिए, बांग्लादेश में यूनिस को बैठा दिया है, और साउथ कोरिया में वहां पे प्रेसिडेंट को इम्पीच करवा रहे हैं। अमेरिका जर्मनी में सरकारें गिरा चुके हैं, फ्रांस में सरकार गिर चुकी है। अब तो बोल रहे कि कीथ स्टार्मर को बोल रहे यूके में कि आपकी सरकार गिर जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अमेरिका जो कर रहा है वो पूरे विश्व में इतना केओस कर रहा है कि आगे जाके प्रॉब्लम आएगा उधर। तो सर जो वहां के लीडर बैठे हुए हैं, चाहे वो रशिया के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों या बाकी कंट्रीज के, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि अमेरिका उनके साथ क्या कर रहा है, वो इतने नालायक है। देखिए, जो सीआईए है उसके जो उसका जो सॉफ्ट पावर है बहुत ज्यादा है। आज डॉलर जिसकी इकोनॉमी, जिसके ऊपर सारा वर्ल्ड का मॉनिटरी सिस्टम बेस्ड है, उसके कारण अमेरिका की दादागिरी चल रही है। और ये डॉलर जब तक रहेगा, अमेरिका की दादागिरी चलती रहेगी, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि सारी कंट्रीज अपने रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर रख रही है, और इस डॉलर रखने के कारण वो टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। जैसे आपने देखा है कि रशिया को यूक्रेन वॉर से उनको उन्होंने सैंक्शन कर दिया, अब वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। अब रशिया को दूसरे तरीके से वो वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए उन्होंने ब्रिक्स बनाया, सब चीज करना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, इससे बचना बहुत मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। रशिया कर पाया क्योंकि रशिया के पास 3 चीजें हैं, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। ये तीनों चीज ऐसी है जिसमें अगर वेस्ट सैंक्शंस करता है, वेस्ट को खुद को जरूरत है। और क्योंकि रशिया से यूरेनियम जाता था अमेरिका, 2.5 साल तक जाता था, इवन आफ्टर यूक्रेन वॉर। तो आप सोच लीजिए, रशिया को जहां पे पैसा मिलता था वो पैसा लेता था अमेरिका से। इतना ही रहता तो अमेरिका रशिया से यूरेनियम क्यों इंपोर्ट करता था, बताइए। तो एक तरह से फिक्स मैच है। ठीक है, लोगों को हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो आप समझ जाइए, दोनों ही कंट्री के पास गैस है, दोनों ही कंट्री के पास तेल है, दोनों ही कंट्री के पास फूड है, सप्लाईज है। तो इनको क्या फर्क पड़ने का है। तो रशिया को भी समझ में आ गया था कि अमेरिका प्रॉफिट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इन्होंने चाइना को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, इंडिया को डिपेंडेंट बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अमेरिका की अभी भी कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस है अफगानिस्तान में। उनको आखिर क्या चाहिए आपके ख्याल से, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से टीटीपी अटैक कर रही है, या बाकी जो गड़बड़ वहां पर मची हुई है, चाहे वो लेडीज या बच्चियों को स्कूल जाने से मना करना, बाकी फीमेल्स के ऊपर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पे अमेरिका खामोश है। लेकिन 20 साल वो वहां पे रहा और कुछ भी कर नहीं पाया, भागना पड़ा उसको। देखिए, अमेरिका में भागा जरूर था, ठीक है। उसकी उसकी जो ग्लोबली जो उसकी फजीयत हुई है, लोगों ने मजाक भी बनाया था। पर आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने $80 बिलियन के जो आर्म्स है वो छोड़ के गए, ठीक है। और उसी आर्म्स को लेके जो तालिबान है एडमिनिस्ट्रेशन उधर, वो पाकिस्तान के अभी धावा दौड़ रहा है, ठीक है। आगे जाके यही यही अब उन्होंने क्या किया, लेजिटिमेसी दे दिया उधर। उन्होंने उसको सैंक्शन नहीं लगाए, उधर पैसा भी देते हैं आज तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को। रशिया ने तालिबान को अपने टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। भारत ने उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनको 2.5 लाख टन व्हीट दे दिया है। अब क्या होगा, ये तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अमेरिकन आर्म्स यूज कर रहे हैं,
और वो पाकिस्तान को पहले ट्रबल करेंगे, फिर वो नेक्स्ट करेंगे, आप देखेंगे ये करेंगे ईरान में, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में प्रॉब्लम होगा। और ये जो लड़ाके हैं, ये हार्ड एंड ऑपरेटिव्स है, इनको लड़ने का शौक है। तो किसको मालूम कल सेंट्रल एशिया में चले जाए, किसको मालूम कल ये भारत में आ जाए। भारत तो क्या कर रहा है, इनको वीक देके इनको बोल दिया कि भैया आप उधर ही रहो। ओके, अब ये लड़ाके हैं, इनको लड़ने का शौक हो चुका है। ये जब तक लड़ाई ना करे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से वो जो 80 बिलियन डॉलर के जो आर्म्स है, वो यूज किया जाएगा एंटायर मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, और उधर जाके इंस्टेबिलिटी रखने के लिए अमेरिका ने उधर आर्म्स दिया है। और वो क्या बोलते हैं, बहुत चोरे छुपे देता भी रहेगा आगे भी, जिसके कारण तालिबान स्ट्रांग होती जाएगी। पब्लिक में रिकॉर्ड्स में नहीं आएगा। नहीं तो आप सोच लीजिए 15,000 की जो तालिबान की फोर्स है, वो बोलती है कि हम पाकिस्तान पे धावा करेंगे, जिसकी आर्मी स्ट्रेंथ है 7 लाख। कुछ ना कुछ बैकिंग तो होगी ना अर्जुन जी। तो आपको लग रहा है कि अमेरिका बैकिंग कर रहा है इनकी, वो ये सब गड़बड़ करवा रहा है, लेकिन उसको फायदा क्या है ऐसा करके? अगर आप सोचिए सेंट्रल एशिया है, उसके अंदर चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के अगेंस्ट है। और अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो पाकिस्तान आर्म्स लेगा, और पाकिस्तान आर्म्स लेगा तो इंडिया भी आर्म्स लेगा। तो उधर वो आर्म्स उन्होंने ऐसे ही छोड़ के आए, मतलब उन्होंने एड दे दिया। पाकिस्तान खरीदेगा आधे दाम पे, भारत से पूरे दाम पे पैसे लेगा। तो सर आप लोग तो कहते हैं हम चाइना के लिए खरीद रहे हैं, जब भी आपका कोई पैनलिस्ट आता है कहते हैं हम तो जी चाइना के लिए तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो हम ऐसा समझते ही नहीं कि हमें उससे कोई इस तरह की जंग लड़नी है या वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू है। देखिए, मैं जो आपके पैनलिस्ट आते हैं मैं उनके बारे में तो जानता नहीं हूँ। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, ठीक है। उनके पास मिसाइल सिस्टम्स भी है, उनके पास सब तरीके से सबमरीन भी है, उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। और अभी आप JF-35 एयरक्राफ्ट लेके आ जाओगे तो भारत की सैन्य शक्ति से आपकी सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी फाइटर एयरक्राफ्ट में। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, भारत अटैक नहीं करने वाला। ठीक है, एक तरह से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत के पास 175 है, पाकिस्तान के पास 172 है। ये इंटरनेशनल डेटा पब्लिश किया हुआ है। तो जो भी एनालिसिस देते हैं मुझे तो नहीं मालूम, पर मैंने आपको एक चीज बता दी है कि अगर 172 न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, और वो भी अगर पाकिस्तान का सर्वाइवल ही न्यूक्लियर वेपन्स के कारण है। अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो अमेरिका अभी तक तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देता। सर मुझे तो समझ नहीं आ रही हमने 2 एक्स्ट्रा क्यों बना लिए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे पास ये बनवाए भी अमेरिका नहीं थे, और जैसे कहा जाता है कि भारत को डराने के लिए बनवाया गया था। लेकिन सर, अभी जो पाकिस्तान को आगू कहा जा रहा है जी। आगू जी आपने बनाए नहीं थे, आपको दिया गया था AQ खान के थ्रू। और ये आपको सपोर्ट किया गया था नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने, जर्मनी ने, सबने भारत के अगेंस्ट ही करने के लिए उन्होंने दिया था। आपने इसमें अपना अक्ल लगा के इसकी सब जगह से जितनी भी डिजाइने चोरी करवा के आपने अपना न्यूक्लियर बम बना लिया। तो एक तरह से पाकिस्तान आर्मी की दूरदर्शी थी कि उन्होंने देख लिया कि अगर न्यूक्लियर बम नहीं रहा हमारे पास तो आगे जाके, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके पास न्यूक्लियर बम है तो आपसे चाइना भी डरेगा, आपसे अमेरिका भी डरेगा। नॉर्थ कोरिया का देख लिया आपने, किम जोंग उन को। वो हमेशा अगर कोई बोलता अगर कोई मेरे पास आया तो मैं न्यूक्लियर बम छोड़ दूंगा, मिसाइल छोड़ दूंगा। तो पाकिस्तान के पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। आपको किसे डरने की जरूरत है? चाइना से कल आप बोल सकते हैं कि आपके पैसे नहीं दूंगा, अगर आपने ज्यादा मस्ती की तो हमारी मिसाइल उठा के बीजिंग भेज देंगे। तो काफी है, क्या तकलीफ है आप लोगों को? तो आपके पास जो भी भारत से एनालिस्ट आते हैं और ये सब बातें बोलते हैं, मेरे हिसाब से भारत का पूरा कंसिडरेशन रहता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखता है। हाँ, चाइना पे ज्यादा नजर रखता है। पर आप मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वो चाइनीज मिलिट्री फोर्स से अच्छी है। तो हमें ज्यादा थ्रेट पाकिस्तान से ज्यादा है, चाइना से नहीं है। चाइना के पास हमारे पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर वो मस्ती करेंगे तो हम अपना न्यूक्लियर वेपन उठा के उधर भेज देंगे, बीजिंग भेज देंगे। हमको कोई लेकिन टेंशन लेने का बात नहीं है। सर हमारे ऊपर तो ये एलिगेशन भी है कि हम एटम बम या मिसाइल मारने से ज्यादा बेचने में इंटरेस्टेड है। हमें तो ये भी बताया जाता है, इसलिए हमने बना तो लिए लेकिन हमारे चलाने वाला हमारा कोई मूड नहीं है। हाँ, किसी को खरीदना हो तो और बात है। तो हमें हमारे ऊपर वो एलिगेशन भी है। तो इसकी देखिए, मेन रीजन
जी। देखिए यही एक चीज है जो पाकिस्तान को जिंदा रख रखा है, ठीक है। अगर ये एलिगेशन आपके ऊपर न लगे तो अभी तक तो अमेरिका अपनी फोर्सेस उतार देता आपके इधर। ओसामा बिन लादेन के लिए वो कोवर्ट फोर्सेस नहीं भेजता, वो तो अपनी पूरी पूरी सारी पूरी आर्मी भेज देता। आप अफगानिस्तान में उसकी आर्मी थी ना। अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान को इन्वेड क्यों नहीं किया, जब उसको मालूम है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर वो उधर कहीं भी इन्वेजन किया तो अमेरिका पाकिस्तान के हुक्मरान न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। इसके लिए पाकिस्तान बचा हुआ है। सर ये तो इतने निकम्मे हैं अमेरिकन के, ये तो 10 साल उसामा बिन लादेन ढूंढते रहे, इनको मिला नहीं। मतलब इनके आप अंदाजा लगाइए इनकी इंटेलिजेंस का, कि ये 10 साल घूमते रहे और हम इन्हें 10 साल उल्लू बनाते रहे। तो इसलिए हमारे लिए कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, लेकिन नहीं, खैर। आपने तो इनको बेवकूफ भी बनाया, इनसे पैसे भी लिए और ओसामा को उसको आपने सपोर्ट भी किया। ये तो मानना पड़ेगा पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान से बड़ा कोई शातिर है नहीं। ये तो मैं मानता हूँ आपकी। सर देखा, मानना भी चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय जय सिया राम। थैंक यू।